क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग ने किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किया था जिसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी था, और इंटरचेंज हो रहा था काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हाइट को, तो उसका हम लोग नाम रखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका नाम रखा था। आज हम लोग करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो कैसे उसका एनर्जी चेंज होता है, क्या उसका रिलेशन होता है, वो निकालने जा रहे हैं। स्प्रिंग देखते हैं, पहले हम लोग हेडिंग डाल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्या दे रखा है, ये हमारा एक स्प्रिंग है, नॉर्मल स्प्रिंग है, और इससे एक मास अटैच है। इस तरह से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया एक मास को। ये एक हमारे सरफेस पे रखा हुआ है, ये इस तरह से, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है। अब ठीक है, हम लोगों ने इस पे एक बाहर से फोर्स लगाया, एक बाहर से फोर्स लगाएंगे तो ये जो ना स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये जो हमारा मेन पोजीशन था इस तरह से, मगर इतना डिस्टेंस आगे चला गया ये ऑब्जेक्ट, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया था। तो ठीक है ना, ये रेस्ट में था, ऐसा नॉर्मल पोजीशन था। जब बाहर से फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच होने के बाद थोड़े से मेन पोजीशन से दूर चला गया ये। लेकिन स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। ठीक है, यानी जब किसी को स्प्रिंग में जब आगे खींचेंगे और छोड़ेंगे तो वापस में पीछे खींच लेता है। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स होगा, यानी नॉर्मल में होगा जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा
तो रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगा। लेकिन जैसे हम लोग बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, एक वापस यानी कि उसको रीगेन करने वाला फोर्स होता है, उस शेप को रीगेन करने के लिए, उसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें एक्ट करना शुरू कर देगा। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट बाहर में बढ़ रहा है, रीस्टोरिंग पीछे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे हम लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं, रबर होता है। तो जैसे रबर है, नॉर्मल है तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको खींच देंगे ऐसे तो खिंच जाता है, और जब हम लोग छोड़ेंगे तो वापस वहाँ चला जाता है। ठीक है ना, तो वापस क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक अपने आप को रिस्टोर करने की कैपेसिटी होता है, टेंडेंसी होता है। तो जैसे उसको रिलीज करते हैं, वो दोबारा वापस खींच लेता है। ठीक है ना, और अपने शेप में चला आता है दोबारा से। ठीक, तो वो दोबारा खींचने वाली, अपने तरफ खींचने वाली जो फोर्स होते हैं, उसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कर। री मतलब दोबारा से स्टोर करना, अपने शेप को रीगेन करना, अपने शेप साइज को दोबारा से अचीव करने को ही रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे खींच के रखे हुए हैं। जब इसको हम लोग बाहर से फोर्स लगा रखे, जैसे खींच के रखे हैं, इधर से खींच के रखे हैं, तो इधर भी एक फोर्स लग रहा है जो रिस्टोरिंग फोर्स है। अब जैसे इसको छोड़ेंगे हम लोग, तो वो वापस आएगा, है ना, स्प्रिंग वापस, ये बॉडी जो ना वापस आएगा, यहाँ जैसे मीन पोजीशन पे आएगा। मगर जब वो मीन पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी होगा उसका, वेलोसिटी में होगा, रेस्ट में नहीं आएगा, वो वेलोसिटी रहेगा। तो फिर वो दोबारा से नीचे की तरफ दब जाएगा, तो कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो क्या शेप बनेगा, वो मैं शेप बना रहा हूँ कंप्रेस जब होगा तो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ये मीन पोजीशन था ना, इससे ये इधर आ गया, ये कंप्रेस्ड हो गया। ये कितनी बात सुन में, तो क्या देखेगा, नॉर्मल जो पोजीशन था इसका, अगर हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करना शुरू कर देता है, और वो वापस लाने के लिए फोर्स काम करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये इसको बाहर की तरफ इसको खींचेंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ये एक हुक्स लॉ कहलाता है, इसको हम लोग हुक्स लॉ बोलते हैं। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और अपोजिट भी होंगे। ठीक है, अपोजिट होंगे। जब इसको एक सर्टेन डिस्टेंस तक, मैक्सिमम जितना डिस्टेंस ले जाना है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाके जब छोड़ेंगे, तो फिर वो मोशन में यानी वापस आएगा उधर से, और मोशन में होने की वजह से वो मीन पोजीशन से भी पीछे चला जाएगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक है, ये कंप्रेस होकर यहाँ पहुँच जाएगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा, इधर के लेफ्ट में। अगर हम लोग छोड़ देंगे तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आगे पीछे मूव करने लगता है, और इसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है ना, या एसएचएम भी बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एसएचएम। मगर वहाँ पे हम एसएचएम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्प्रिंग का पोटेंशियल कैसे इसमें आता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, व्हेन एन external force is applied on the object which is attached to the spring, which is attached to the spring, the restoring force start to act opposite to the motion of object के मोशन के अपोजिट में एक्ट करना है।
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, according to Hooke's law, restoring force, ये Fs, restoring force is, यानी ये स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग माइनस का साइन लगा लिया कि डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ये एफ एस स्प्रिंग फोर्स है और ये के माइनस के एक्स आता है ये। ठीक है, ये एक हमारा रिलेशन आता है फोर्स का, जो स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है वो। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन। अ फोर्स विच टेंड्स टू gain the original shape of the body is called restoring force। ठीक है ना, एक ऐसा फोर्स जो कोशिश करता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर ले, उसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ये आगे चले हम लोग। ये तो हमारा फोर्स हो गया जो रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये मीन पोजीशन से कंप्रेस्ड हो गया, तो अब रिस्टोरिंग फोर्स किधर काम कर रहा होगा? नॉर्मल पोजीशन पे था तो फोर्स काम नहीं कर रहा था, लेकिन इधर किया तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ काम करता। अब ये कंप्रेस्ड हो गया तो इस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स किधर काम कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स, ये बाहर की तरफ काम करेगा, उसको बाहर की तरफ दबाएगा। ठीक है ना, बाहर की तरफ लगाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो है अब वो बाहर को यहाँ तक लाने के लिए उसको फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब क्या बताया कि इसमें वर्क डन कितना होगा? ये जो हमारा फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, तो इस स्प्रिंग फोर्स के लगने की वजह से वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है थोड़े थोड़े करके होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए लेते हैं, इसे मैं मिटाता हूं जरा सा। वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू एफ एस डी एक्स। ठीक है ना, ये स्प्रिंग फोर्स है और ये dx है। एफ एस का वैल्यू डालेंगे तो माइनस के एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये जो के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पे हम लोगों ने के को लिख देते हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग को रह गया था लिखना स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है? के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, यानी फोर्स अपॉन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, यानी एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो कितना फोर्स लगता है, वो हमारा रिस्टोरिंग कांस्टेंट, ओ स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है ये के का वैल्यू। ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? ये न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये तो हमारा इसका हो गया। यहाँ चल रहे वापस इधर जाते हैं हम लोग, तो क्या बताया कि यहाँ पे जो ये आ गया वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन आ गया। अगर मान लो एक पोजीशन से एक सर्टेन डिस्टेंस तक मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो सकता है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? ठीक है ना, तो टोटल वर्क डन when the body moves from
moves from x0 to x यानी ये मीन पोजीशन को हम लोग 0 ले लेते हैं और यहाँ से x डिस्टेंस तक जब जाएगा, ये मीन पोजीशन था तो x तो यहाँ 0 था, यहाँ से इतना डिस्टेंस गया तो कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, dw को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग dw का वैल्यू डाल देते हैं, माइनस के एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर x तक, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस के है ये तो कांस्टेंट है, तो ये माइनस के को बाहर निकाल लेते हैं, x dx को इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके x तक। x dx को जब इंटीग्रेट करते हैं, जानते हैं हम लोग रूल इसका, जितना पहले से पावर होता है उसमें 1 प्लस हो जाता है, तो हम लोग क्या आ जाएगा, माइनस के यहाँ पे x/2 0 to x ऐसे आ जाएगा। ये x पे 1 का पावर था, 1 प्लस किया 2 हो गया, नीचे भी 2 आ गया, तो x² हो गया, और लिमिट था 0 से x तक, तो हमने 0 से x तक ले लिया, ठीक है। ये जो है 2 बाहर आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में जब डालेंगे तो 0 ही है, ठीक है। तो खाली अपर लिमिट बच जाएगा हमारा, 0 का स्क्वायर या जो भी करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा, तो सिर्फ अपर लिमिट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, -1/2 के x²। ये हमारा हो गया टोटल वर्क डन का रिलेशन, -1/2 के x²। ये हमारा टोटल वर्क डन का, स्प्रिंग वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है ना। ये s लगा दिया है, कितनी बात में, ये जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जब खींचे हैं तो स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू ½ के x², ठीक है ना। ये दे रखा हमारा, लेकिन इतना ही फोर्स हम बाहर से भी लगाए हैं, इतना ही फोर्स हम लोग बाहर से लगाए हैं, और ये जो फोर्स लगाए थे, जितना हम लोग बाहर से फोर्स लगाए उतना ही ये हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी के इक्वल एंड अपोजिट जो है फोर्स बाय द स्प्रिंग लगता है, तो जितना स्प्रिंग से वर्क डन हो रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स से भी वर्क डन हो रहा है। लेकिन उस केस में क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो वो सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव, यानी ½ के x² प्लस ½ के x², वो माइनस नहीं होगा, माइनस तो स्प्रिंग की वजह से हो रहा था क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा था, ठीक है, तो उस वक्त माइनस है। लेकिन अगर हम लोग वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा +½ के x², ठीक है। मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, क्या दे रखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। since the direction of force, direction of external force, external force and displacement are in same, so the work done by the external force will be work done is equal to +1/2 के x²। ये हमारा प्लस में आ जाएगा, ये ठीक है, ½ के x²। ये एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से है, ये ½ के x² ये हो गया एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक।
और अब क्या बताया कि जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है, जैसे हम लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा वो मैं लिखता हूं यहाँ पे। क्या बताया, द एक्सटर्नल वर्क डन, द एक्सटर्नल वर्क डन is stored in spring. So potential energy of spring is potential energy of spring is equal to half kx square और u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। u जो है ना पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते हैं, तो इतना स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो इतना स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको हम लोग ग्राफ से दिखाते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं वर्क डन को दिखाने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहां से हम लोग इस वाले एक्सिस पे एक्स को दिखाते हैं और इस एक्सिस पे स्प्रिंग फोर्स को दिखा रहे हैं हम लोग। ये जो हम लोगों ने एफ का जो रिलेशन लिखा है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर एक्स का वैल्यू 0 होगा मान लो, तो बॉडी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा बॉडी। अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे होगा, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, 0, क्योंकि वो उसको स्ट्रेच कर ही नहीं रहे हम लोग। तो इस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, वो 0 होगा। लेकिन जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, मगर ये माइनस में आएगा। तो माइनस में अगर फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स माइनस में होगा, तो हम लोग नीचे की तरफ दिखाएंगे, इधर इस वाले डायरेक्शन में, यहाँ से इधर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि 0 से ऊपर होता तो प्लस हो जाता है, 0 से नीचे होगा तो माइनस हो जाएगा, हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है ना, कितनी बात समझ में, आगे चले। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है, अब x बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, मगर माइनस में बढ़ेगा, फिर x का वैल्यू बढ़ाएंगे, माइनस बढ़ेगा, तो ये लीनियरली चेंज होगा, लीनियर चेंज होगा। अब कितना x का वैल्यू हम लोगों ने ज़्यादा, कितना डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी को, वो हम लोग उसी के प्रोपोर्शनल उसका स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको, ऐसे ये हमारा एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आएगा। लेकिन ये जो माइनस है वो यहां से इधर की तरफ काउंट होगा, प्लस तो इस वाले उसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन माइनस जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब एक्स का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मान लो हम लोगों ने मैक्सिमम एक्स यहां तक लेके आए, इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया एक्स को, तो ये जो हमारा एक्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, तो इसका जो ये एरिया आएगा यहाँ पे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो हमारा एरिया आएगा इसका, ये हमारा वर्क डन के बराबर होगा,
एफ एक्स वर्सेस एक्स के ग्राफ, यानी एफ एस वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जितना एक्स का वैल्यू होगा उसके हिसाब से ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। और जितना इसका एरिया होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। अब वर्क डन अगर मैं इससे निकालूं तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, और हाइट कितना जगह, ये मैक्सिमम हाइट ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये, ठीक है ना, यहाँ तक जो फोर्स होगा, तो हम लोग वर्क डन निकालते हैं इस ग्राफ से, ठीक है। क्या दे रखा, वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। क्या दे रखा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। हाफ बेस यहाँ से यहाँ तक तो एक्स एम ले लेते हैं, एक्स एम यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट है तो ये एफ एस ले लेते हैं। तो हाफ एक्स एम मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, और हाइट होगा माइनस एफ एस, माइनस में ले लेते हैं, ये माइनस तो नहीं लेते बल्कि एफ एस ले लेते हैं नीचे की तरफ, यहाँ माइनस आ ही जाएगा ये, ठीक है ना। एफ एस ले लिया, इसका वैल्यू डाल देते, एफ एस का तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस के एक्स हो जाएगा। क्या दे रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये हाफ है, एक्स एम है, और ये आ जाएगा माइनस के एक्स एम, यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग जो एक्स हुआ एक्स एम के बराबर है ये, तो क्या आ जाएगा, ये हाफ माइनस हाफ के एक्स एम होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वर्क डन का रिलेशन, ये ग्राफ से हम लोग निकाल लिया, ठीक है, ये ग्राफ से निकाल लिया। तो ये भी तरीका है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालने का ग्राफ से। ग्राफ देखिए कैसे बना हुआ है इसका, ठीक है ना, ये दे रखा। अब क्या बताया कि जो जब भी कभी स्प्रिंग मूव करता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों होते हैं, तो कहाँ पे कितना काइनेटिक कितना पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग रिलेशन को निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसको निकालते हैं, ठीक। इसे मिटा दिए, समझ में आ गया ग्राफ से कैसे समझाया हमने। अगला दे रखा है इसमें एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये है, अब अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करके ले जाएंगे हम लोग, डिफरेंट पोजीशन पे, तो ये हम लोग स्ट्रेच करके ले गए, तो एक्स तो यहाँ चला गया आगे की तरफ, ठीक है। फिर ये हम लोग रिलीज करेंगे, फोर्स को अगर रिलीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा ये,
ठीक है, तो ये स्ट्रेच होके एक्सटेंशन हो गया, ये कंप्रेस्ड हो गया। ठीक है, और ये जो है ना, ये इसका मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। जैसे हमारा एक पेंडुलम होता है, ये इसका जो मोशन होता है पेंडुलम के बराबर ही होता है। तो ये जो है ना, ऐसे पेंडुलम मूव करता है, यहाँ जाता है, और इसको फिर ये ऐसे आ जाता है, यहाँ आता है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल किनारे में चला गया। तो क्या देखते हैं, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो बॉडी जो है ना मोमेंटरी रेस्ट में आ जाता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रेस्ट में आता है। तो जब रेस्ट में आ जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो गया। अब मीन पोजीशन पे देखते हैं, एट मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन पे जब आएगा ना, तो इस वक्त वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा मीन पोजीशन पे, हाफ के एक्स एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइट होगा वो जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो ये तो था हमारा वेरिएशन एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन पे। मगर इसके बीच में अगर कहीं पे बॉडी है, अगर बॉडी यहाँ बीच में कहीं पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा। तो क्या होगा रिलेशन पोटेंशियल एंड काइनेटिक का, अगर बॉडी बीच में है तो कहीं पे। ठीक है, तो ये मैं निकालता हूँ। When the body is in between extreme and mean position, in between extreme and mean position, अगर इसके बीच में है तो क्या होगा, ये जगह when the body is, बॉडी तो लिखा ही नहीं, when the body is in between extreme and mean position। ठीक है, क्या बताया कि यहाँ पे काइनेटिक भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो टोटल एनर्जी होता है उतना ही रहेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the total energy remains same at every point, remain same at every point। ठीक है ना, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहेगा, पोटेंशियल काइनेटिक, ये और बात है, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, मगर टोटल उतना ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे इसका एक छोटा सा रिलेशन निकालते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है ना,
ठीक है ना, ये है टोटल एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ के एक्स एम स्क्वायर। यहाँ पे कहीं पे भी है तो वहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसके वेलोसिटी की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स जो है ना बीच में है, डिस्टेंस जो है ना बीच में है, जैसे यहाँ पे कहीं पे है या यहाँ पे कहीं पे है, तो ये बीच में है। ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी कहीं पे भी है, इन बिटवीन तो इतना है, पोटेंशियल इतना है। अब क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ रखते हैं और इसको एक तरफ लेके चलते हैं, तो क्या होगा, ये रिलेशन होगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ कॉमन लेके दोनों में से इसको काट देंगे, हाफ के कॉमन ले लेते हैं, एक्स एम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो है हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा ये इन दोनों तरफ से, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो है मास को इधर से इधर लाते हैं, मास को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा के अपॉन एम एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स एम का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना भी है इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है ना। एम को इधर ला लिया तो मास के नीचे चला है, और v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग v निकाल लेते हैं। ये v इज इक्वल टू के अपॉन एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट। ये हमारा एक फाइनल फॉर्मूला आ जाता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का, ठीक है ना। कि कोई बॉडी बीच में अगर मूव कर रहा है तो किसी पोजीशन पे है तो कितना वेलोसिटी होगा उसका, इससे हम निकाल लेते हैं। रीस्टोरिंग कांस्टेंट का कितना वैल्यू दे रखा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना है, और अभी कितना डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालना है, तो उसके जगह पे निकालना है वेलोसिटी, तो ये हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अगर बताया क्या कि अगर मान लो मीन पोजीशन पे निकालना चाहते हैं वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हमने बताया कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। मगर अगर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है एक्स का वैल्यू जीरो होगा, एक्स नॉर्मल एक्स ये वाला जीरो हो जाएगा। तो एट मीन पोजीशन at mean position, ठीक है। यहां पे देखते हैं x इज इक्वल टू जीरो, और जब x इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू रूट के एम एक्स एम स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है तो ये बाहर चला आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स एम रूट के अपॉन एम। ये हमारा वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है ना, रूट के अपॉन एम इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम। ये हमारा वेलोसिटी हो गया ये मीन पोजीशन पे, और ये कहीं पे भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई। तो क्या क्या समझ में आई, ये हम लोगों ने स्प्रिंग से बताया कि जब भी कभी एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, स्प्रिंग फोर्स भी कहलाता है, और उसके हेल्प से जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं टोटल नेट वर्क डन, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर जाता है, ठीक। उतना वर्क डन जितना हमने स्प्रिंग से होता है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स से भी होता है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना बढ़ जाता है, ठीक है। देखते हैं स्प्रिंग का जब हम लोग ऑसिलेट कराते हैं
तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन भी आता है। तो कहाँ पे कितना एनर्जी होता है, यानी कि स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो निकाला हम लोगों ने। फिर उसके बाद एक ग्राफ से प्लॉट किया, उसी चीज़ को ग्राफ से प्लॉट किया। और अगर एक्सट्रीम और मीन के बीच में कहीं पे बॉडी होता है तो वहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा, वो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से निकाल दिया। टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, कुछ काइनेटिक और कुछ पोटेंशियल होगा, फॉर्मूला बना के ये निकाल दिया। ठीक है ना, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, ये भी है, इसी से ये बना हुआ मीन पोजीशन के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करने में हेल्प आएगा। ये था स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आगे चलेंगे तो इससे बेस करते हुए कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कब आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसी पे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल अभी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा, क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट K1 and K2. K1 is greater than K2. On which spring is more work done? इनमें से कौन से स्प्रिंग पे ज़्यादा वर्क डन होगा? दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 दे रखा है। इनमें से किसमें ज़्यादा वर्क डन होगा? पहला दे रखा, दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। ठीक है ना, दोनों जो है ना सेम फोर्स से स्ट्रेच होते हैं, तो किस पे वर्क डन होगा? और दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, यानी दोनों को सेम लेंथ यानी सेम अमाउंट तक स्ट्रेच किया गया है, तो किस में वर्क डन होगा, ज़्यादा होगा? ठीक है, सवाल ये है। चलिए करते हैं सोल्यूशन इसमें। पहला केस में क्या दे रखा है? सेम फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, व्हेन सेम force is applied, ठीक है, then F is equal to K1 x1 is equal to K2 x2, K2 x2। कितनी बात सुनी? ये फोर्स सेम है, तो पहले वाला स्प्रिंग पे जो आएगा K1 x1 आएगा स्ट्रेच, यानी कि रिलेशन आएगा, और ये K2 x2 आएगा ये। ठीक है, अब वर्क डन का निकालना है, किसमें वर्क डन ज़्यादा होगा? नाउ W1 अपॉन W2 वर्क डन, तो स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है हाफ K1 x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा हाफ K2 x2 स्क्वायर। कितनी बात सुन, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे K1 है, ये x स्क्वायर है, तो हम लोग इसको x1 यहाँ लिख के एक x1 अलग कर दिया, यहाँ पे भी K2 कर लिया, x2 कर लिया, और ये x2, ये स्क्वायर था ना तो दो अलग अलग कर लिया। और ये K1 x1 जो है ना फोर्स के बराबर है, देख रहे ना, ये K1 x1 फोर्स के बराबर है, K2 x2 फोर्स के बराबर है। यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में क्या है, सेम फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो दोनों को हटा के इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो ये F x1, यहाँ पे भी F x2 कर लेंगे, तो ये F से F सेम फोर्स था, तो F से F कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x1 अपॉन x2। ठीक है, आगे चले हम लोग। ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, x1 अपॉन x2, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है ये सेम फोर्स है ना, तो यहाँ पे क्या है कि ये दे रखा है F1 इज इक्वल टू K1 x1 K2 x2, और हम लोग कह सकते हैं K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, या K1 अपॉन K2 यहाँ पे लिख सकते हैं K1 अपॉन K2, ये K2 इधर लाया तो x2 अपॉन x1, या हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको बदल देते हैं।
यहाँ पे लेंगे x1 अपॉन x2, ये x1 को यहाँ रखा, x2 नीचे लेके आए, तो क्या होगा ये k2 अपॉन k1। कितनी बात समझ में आई ये? तो x1 अपॉन x2 को हम लोग चाहे तो k2 अपॉन k1 से लिख सकते हैं। यहाँ w1 अपॉन w2 x1 अपॉन x2 था, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे w1 अपॉन w2 जो था x1 अपॉन x2 था। और अगर k के टर्म में लिखना चाहते हैं तो w1 अपॉन w2 k2 अपॉन k1 आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं w1 k1 इज इक्वल टू w2 k2। ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा वर्क डन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में, जब फोर्स सेम है दोनों केस में तो, ठीक है। कितनी बात समझ में? अब हम लोग यहां पे देखते हैं, अगर k1 ज्यादा होगा तो w1 कम होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट w1 k1 का प्रोडक्ट w2 k2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी ये जो है दोनों का प्रोडक्ट इसके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अगर w1 k1 ज़्यादा हुआ तो w1 कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया कि किसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, मोर वर्क डन होगा। तो यहाँ पे k1 तो ज़्यादा है तो w वर्क डन कम होगा, और यहाँ k2 कम है तो w2 ज़्यादा हो जाएगा। यानी पहले वाले कंडीशन में W2 इज ग्रेटर देन W1। पहले वाले केस में क्या दे रखा है ये, W2 इज ग्रेटर देन W1, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो ये हमारा ये दे रखा है K1 जो है ज़्यादा है K2 से, तो फिर W2 इज ग्रेटर देन W1, ये इसका रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। क्या समझ में आ गया? जब भी फोर्स बराबर लगाएंगे, जिसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका वर्क डन कम होगा। ये सिंपल से बात है, ठीक है ना। इसका कंक्लूजन ये लगेगा, जब भी कभी सेम फोर्स लगाएंगे तो जिसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट कम होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा, और जिसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका वर्क डन कम होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए ये। मैं इसको एक लिटरेचर में लिख के दिखाता हूँ इसको, ठीक है ना। इसको लिटरेचर में लिख के दिखाता हूँ। when same force is applied ठीक है, if k1 is greater than k2 then w1 is less than w2। ये इनवर्स आ जाएगा। ये अगर रीस्टोरिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो वर्क डन कम है, k1 ज्यादा तक w1 कम है, ये आ गया। और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। ये हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट का हमारा हो गया। कहाँ तक समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट, यहां तक पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना ओरल में भी, मतलब ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल भी पूछ सकते हैं। ये तो हमने प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ये प्रूफ है, एक बार प्रूफ हो गया ये हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट बेस्ड सवाल भी पूछा जा सकता है कि जिसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट कम है उसका वर्क डन ज़्यादा होगा, अगर अप्लाइड फोर्स सेम है तो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन कराते हैं, यानी कि फोर्स अलग अलग है लेकिन x का वैल्यू सेम है। सेकेंड पार्ट करते हैं, व्हेन द स्प्रिंग आर stretched by same amount x लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा इसका रिलेशन, वर्क डन W1 अपॉन
W2 इज इक्वल टू हाफ के 1x स्क्वायर हाफ के 2x स्क्वायर। यहाँ पे x दोनों का सेम है, k1 k2 तो अलग है मगर x दोनों का सेम है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो k1 अपॉन k2 ये रिलेशन आ जाएगा, k1 अपॉन k2। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, यानी जिसका रिस्टोरिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसको वर्क डन ज्यादा, उसमें वर्क डन ज्यादा होगा। अगर सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन लाना चाहते हैं तो उसमें जिसका रिस्टोरिंग कांस्टेंट हो ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी, उसमें वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और जिसका रिस्टोरिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें कम वर्क डन करेंगे, उतना स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे बताया कि रिस्टोरिंग ज्यादा का मतलब क्या हुआ, वो आसानी से खींचता नहीं है, रजिस्टरिंग फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब वो आसानी से नहीं खींचेगा, और जिसका रजिस्टरिंग फोर्स कम होगा यानी मतलब वो आसानी से खींच जाएगा। तो मान लो हम लोग चाहते हैं 1 सेंटीमीटर खींचना, तो जिसका रजिस्टरिंग ज़्यादा होगा वो तो ज़्यादा फोर्स लगा के 1 सेंटीमीटर खींचेगा, 1 सेंटीमीटर खींचने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जिसका रजिस्टरिंग कांस्टेंट कम होगा उसको हल्के से भी खींचेंगे ना तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कम फोर्स लगाएंगे कम वर्क डन होगा। डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में सेम ही है मगर फोर्स जो लगा रहे हैं वो फर्क पड़ जा रहा है। तो जिसका रिस्टोरिंग कांस्टेंट कम होगा उसको कम वर्क डन होगा उससे, अगर सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन करना है तो, और जिसका रिस्टोरिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें वर्क डन भी ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग कांस्टेंट when same amount of extension is there। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया। कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, अगली बार में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, आज यहीं पे रन देते हैं।